नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं RSMSSB लैब असिस्टेंट पेपर 2018 विद सॉल्यूशन के साथ। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है आपके करेक्ट पेयर आपको मैच करना है, ठीक है। सही युग में सम्मिलित कीजिए। तो इसमें से आपको करेक्ट युग में सम्मिलित करना है। ऑप्शन थोड़े नीचे हैं। ये जैसे जसनाथ जी का संबंध किससे है? आपके कतरिया सर बीकानेर से। शीतला माता का चाकसू से। जाम्बोजी का खां से आपके मुकाम नोखा से। और जीण माता का खां रेवासा सिक्कर से। तो आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो कहाँ पे मनाई जाती है गुलाबी गणगौर? आपके नाथ द्वारा में। कहाँ मनाई जाती है? नाथ द्वारा में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट। नाथ द्वारा में आपके कौन सी मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर, ठीक है। नाथ द्वारा में आपके द्वारकाधीश का मंदिर कांकरोली में है, ठीक है। और नाथ द्वारा में आपके श्रीनाथ जी का मंदिर है। और आपके राजसमंद में मोलेला गांव जो कि टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। धींगा गंवर बैतमार खां की प्रसिद्ध है जोधपुर की, ठीक है। उदयपुर की झील में भी आपके मनाई जाती है, ठीक है। और जैसलमेर में बिना ईसर की गणगौर मनाई जाती है आपके। और बूंदी की कजली तीज फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी? तो 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने? तो किसकी की थी? ये करी थी आपके तुर्रा कलंगी ख्याल की। किसकी करी थी? तुर्रा कलंगी ख्याल की मेवाड़ में करी थी। और तुर्रा कलंगी ख्याल के आपके जयदयाल सोनी प्रवर्तक है, ठीक है। तुर्रा को कहते हैं आपके शिव और कलंगी का मतलब होता है पार्वती। शिव को तुकनगीर कहते हैं और पार्वती को, जो शिव है उसके लिए तुकनगीर, ये तुकनगीर संत थे वो प्रसिद्ध थे। और पार्वती के जो कलंगी करते थे वो शाह अली प्रसिद्ध थे, ठीक है। आपके रम्मत बीकानेर और जैसलमेर में प्रसिद्ध है। तमाशा जयपुर के प्रसिद्ध है। और अली बख्शी ख्याल आपके खां के हैं अलवर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सही सुमेलित है? तो राजस्थान का कौन सा मंदिर इनमें से सही सुमेलित है? फोर्थ में बताना है आपको। तो इसमें आ जाएगा आपके करणी माता देशनोक, ठीक है। करणी माता देशनोक आपके सही सम्मिलित है। एक लिंग जी कहाँ पे? आपके उदयपुर में। कहाँ पे है? उदयपुर में। कैलाशपुरी उदयपुर में। सूर्य मंदिर कहाँ पे? आपके झालारा पाटन झालवाड़ में। और देलवाड़ा के जैन मंदिर आपके कहाँ पे हैं? माउंट आबू में। रणकपुर के जैन मंदिर आपके पाली में है। देलवाड़ा के जैन मंदिरों को विमल शाह ने बनाए थे। और आपके रणकपुर के जैन मंदिर जो कि पाली में है उनको धरनक शाह ने बनाए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के अजमेर में विलय के समय वहाँ के मुख्यमंत्री कौन था? तो अजमेर में जब विलय हुआ था, अजमेर का जब विलय हुआ था तो तब वहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे आपके हरिभाऊ उपाध्याय। कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। ये स्वतंत्रता की और इनकी किताब है बुर्जदिल, युग धर्म बापू के आश्रम में, ठीक है। और हिलालाल शास्त्री, इनकी किताब का नाम है जीवन कुटीर, ठीक है। इनकी किताब का नाम जीवन कुटीर नहीं है। इन्होंने जीवन कुटीर की स्थापना करी थी 1929 में। और वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना करी थी इन्होंने 1935 में। और बाल विवाह एक्ट, शारदा एक्ट, ये आपके 28 सितंबर 1929 को आया था शारदा एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? तो 1857 के विद्रोह का नेता कौन था आपके? ये थे आपके जयदयाल। कौन थे? जयदयाल, ठीक है। जयदयाल खां के थे ये। जयदयाल और मेहराब खां दो थे। तो ये इनमें से जयदयाल तो मथुरा के थे और आपके मेहराब खान खां के थे करौली के। मेजर बर्टन कोटा का था, उसको मार दिया था। और कुशाल सिंह आपके आहुआ के, जो कि जोधपुर के आहुआ हैं, वहाँ के ठाकुर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन पे आते हैं हम फिर। वीर सतसई बल्लभ विद्यास और राम रंजाट के लेखक कौन है? वीर सतसई के और राम रंजाट के लेखक कौन है, आपको ये बताना है। तो ये है आपके सूर्यमल मिश्रण। कौन है? सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण ने वीर सतसई, वंश भास्कर, राम रंजाट, ठीक है, और ये बल्लभ विलास, तो ये किताबों की रचना किसने की? आपके सूर्यमल मिश्रण ने। और कविराज श्यामल दास ने किसकी की है? आपके
कविराज श्यामलदास ने वीर विनोद की है। ठीक है। गौरीशंकर ओझा ने भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? गौरीशंकर ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागोर भीलवाड़ा जिले की कौन सी नदी पर है? तो बागोर भीलवाड़ा के जिले की कौन सी नदी पर है? ये आपके कोठारी नदी पर। कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर। ठीक है। कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है। बनास नदी पर आपके गिलुंड की सभ्यता है। और हड़प्पा जो कि रावी नदी के तट पर है। लोथल भोगवा नदी के किनारे। ठीक है। मोहनजोदड़ो आपके सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनाल में सुबेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? तो 9वां क्वेश्चन है, इसमें किसने करवाया था? आपके पृथ्वीराज द्वितीय ने। तो मैनाल में सुबेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज द्वितीय ने। विग्रहराज चतुर्थ, इसको बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है या कवि बांधव भी कहा जाता है। और विक्रमादित्य किसको कहा जाता है? आपके चंद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? तो इनमें से कौन सा आपको देता है मंडोर के प्रतिहारों की इतिहास की जानकारी? कौन सा देता है इनमें से? तो ये देता है आपके घटियाल अभिलेख। कौन देता है? घटियाल अभिलेख आपको प्रतिहारों की जानकारी देता है। ठीक है। संस्कृत भाषा में और कक्कुक के टाइम पे लिखा था 861 ईस्वी में घटियाल अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए? तो अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किसने नहीं किए? तो ये थे आपके रणथंभौर के राव सुरजनहाड़ा ने। कौन थे? रणथंभौर के राव सुरजनहाड़ा, इन्होंने नहीं किए थे आपके वैवाहिक संबंध स्थापित। आमेर के भारमल ने अपनी अर्काबाई जो कि पुत्री थी उसको अकबर के साथ विवाह किया था। अर्काबाई का नाम ही जोधाबाई था। जैसलमेर में जो राजा थे हरिराई भाटी, उनके वहाँ से नाथीबाई, उनका विवाह अकबर के साथ किया था। कल्याणमल की भतीजी, उनका भी विवाह किसके साथ किया था? अकबर के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? पहली मंजिल का नाम है आपके प्रताप मंदिर। क्या नाम है? प्रताप मंदिर। हवा महल 5 मंजिला इमारत है। ठीक है। 1799 में प्रताप सिंह ने बनवाई थी। लालचंद उस्ता इसके वास्तुकार थे। 953 खिड़कियां हैं और कृष्ण के मुकुट के जैसे इसकी आकृति है। ठीक है। पहली मंजिल का नाम आपके प्रताप मंदिर है, जिसको शरद मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी मंदिर का नाम रतन मंदिर है। तीसरी मंजिल का नाम विचित्र मंदिर है। और चौथी मंजिल का नाम है आपके हवा मंदिर। और 5वीं मंजिल का नाम है प्रकाश मंदिर। तो ये बातें आप नोट कर लेना। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 13वां क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान में आया था? तो ये किस वर्ष में राजस्थान में आया था? 1893 में। कब आया था? 1893 में। अब मैं आपको कुछ आयोग के नाम बता देता हूँ। सरकारी आयोग, ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, 1983 में आया था। स्वर्ण सिंह समिति मूल कर्तव्यों से संबंधित है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में, फैजल अली इसके अध्यक्ष थे। बलवंत राय मेहता समिति ये त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति से संबंधित थी। अशोक मेहता समिति ये द्विस्तरीय पंचायती राज समिति से संबंधित थी। ठीक है। फिर आते हैं अपन 14वें क्वेश्चन पे। बेंगू का किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बेंगू का किसान आंदोलन की बात होती है तो ये किया था आपके रामनारायण चौधरी ने। किसने किया था? रामनारायण चौधरी ने 1921 में किया था। मैनाल से स्टार्ट किया था। ट्रेंच आयोग भी बेंगू किसान आंदोलन के लिए ही किया था। और इसी टाइम पे रूपा जी और कृपा जी जो किसान थे वो शहीद हो गए थे। बर्ड का किसान आंदोलन आपके बूंदी में हुआ था 1922 से 1925 में। नीमू चूना कांड आपके 1923 में हुआ था, नीमू चूना कांड। और मेव आंदोलन आपके 1932 से 33 में हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन कब हुआ था? आपके 1897 से 1941 में। और दूधवा खारा आंदोलन कहाँ हुआ था? चूरू में। कौन थे इसके? मग्घाराम वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन पे आते हैं। भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो भगत आंदोलन की बात हो रही है तो ये है आपके गोविंद गिरी। कौन है? गोविंद गिरी ने 1883 में कब किया था? 1883 में संप सभा की स्थापना की थी 1883 में। और ये भगत आंदोलन भी उसी के आसपास किया था गुरु गोविंद जी ने। 1903 में इसका संप सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है।
और उसी वक्त आपके 1903 में मानगढ़ धाम बांसवाड़ा है, वहाँ पे 1000 से अधिक भील एकत्रित हुए थे। मेवाड़ भील कोर की स्थापना आपके 1841 में होती है। कब होती है? मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में विजय सिंह पथिक ने की थी। भोगीलाल पांड्या को आपके बागड़ के गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? तो उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा मिलना चाहता था आपका जिला? ये था आपके धौलपुर। तो धौलपुर जिला किसके साथ मिलना चाहता था? उत्तर प्रदेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त करने के लिए दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई, वह किस जिले की थी? तो ये आपके कालीबाई थी आपके डूंगरपुर की। कहाँ की थी? डूंगरपुर की। ठीक है। एक है आपके गौरीबाई, गौरीबाई जोधपुर की है। गुलाबो आपके जो कि गुलाबो है वो अजमेर की है। और अल्लाह जिल्ला भाई आपके बीकानेर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलनों के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आ रहा है। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? तो ये थी आपके अंजना देवी चौधरी। कौन थी? अंजना देवी चौधरी। नागेंद्र बाला, ये ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में नागेंद्र बाला, ये कौन थी? ये कोटा से संबंधित थी और पहली जिला प्रमुख नागेंद्र बाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम आते हैं 19वें क्वेश्चन पर। यह है 19वां क्वेश्चन, राजस्थान के किस गढ़ को धार गढ़ के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों वीडियो अगर बहुत लंबी बन जाएगी क्योंकि लैब असिस्टेंट का पेपर है, मैं क्वेश्चन थोड़े फास्ट कराऊंगा, आप फास्ट ही आपको देखने पड़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। हर एग्जाम में 10 से 20 क्वेश्चन ही नए बनते हैं, बाकी वापस रिपीट होते हैं। तो आप वीडियो को देख सकते हैं, एक बार नहीं 2 बार भी देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को। तो आप आते हैं 19वें क्वेश्चन पर, राजस्थान के किस गढ़ को धार गढ़ के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है आपके चौमुहागढ़। कौन सा? चौमुहागढ़। ठीक है। कहाँ पे है? ये चौमू का किला है जिसको धारगढ़ भी कहते हैं या रघुनाथगढ़ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो चांद बावड़ी आपके है आभानेरी की चांद बावड़ी, दौसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य का त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए? तो कौन से संत थे वो थे आपके पीपाजी। कौन थे? पीपाजी। ठीक है। पीपाजी की छतरी आपके झालावाड़ गागरोन झालावाड़ में है। और पीपा की छतरी आपके पीपा की गुफा है आपके टोडाराय सिंह टोंक। और पीपा की छतरी, संत पीपा की छतरी है गागरोन झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? तो ये हैं आपके खेजड़ी वृक्ष के नीचे। कहाँ पाए जाते हैं? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुदरत सिंह को किस हस्तकला में महारत के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया था? कुदरत सिंह जी की बात हो रही है। तो ये आपके मीनाकारी, कहाँ के किसके लिए किया था? मीनाकारी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 24वां क्वेश्चन है आपके, मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला शैली के लिए प्रसिद्ध चित्रकार है? तो आपके पास ऑप्शन है 4। मोहम्मद शाह और साहिब राम की बात हो रही है। तो ये है आपके जयपुर शैली की बात हो रही है। किसकी? जयपुर शैली की। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि और भी चित्रकार थे, वो फेमस थे, उनके वो कहाँ से संबंधित थे। जैसे मेवाड़ से साहिबदीन, मनोहर लाल, कृपाराम उमरा, ये कहाँ से थे? मेवाड़ से। नाथ द्वारा से आपके कमला और इलायची, वेरी इंपॉर्टेंट है, कमला और इलायची बार बार एग्जाम में आता है। कौन सी शैली से है? नाथ द्वारा से। घासीराम उदयराम, ये भी नाथ द्वारा से है। फिर आपके देवगढ़ से कौन है? डॉक्टर श्रीधर अंगारे, वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर श्रीधर अंगारे कहाँ से? देवगढ़ से। शाहपुरा से आया आपके श्रीलाल जोशी, पार्वती जोशी, दुर्गादास जोशी। तो जोशी परिवार आपके कहाँ से है? शाहपुरा भीलवाड़ा। चावंड से है आपके नसीरुद्दीन कहाँ से है? चावंड शैली से। मारवाड़ शैली से है आपके भाटी परिवार। और किशनगढ़ शैली से आपके निहाल चंद, जिन्होंने बनी ठनी बनाई थी। बीकानेर से आपके रुकनुद्दीन हसन और अली रज्जा। और बीकानेर से कौन से हैं? इंपॉर्टेंट है, रुकनुद्दीन हसन और अली रज्जा। और जयपुर से है आपके साहिब राम, गोविंद राम, गोपाल दास और लक्ष्मण दास। तो मैंने आपको वेरी इंपॉर्टेंट जो भी चित्रकार थे उनके नाम बता दिए हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है? तो संत दादू जी आपके नरेना जयपुर से संबंधित थे।
तो उनके ढूंढाड़ी भाषा, ठीक है, कौन सी भाषा से संबंधित है, ढूंढाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं 26वें क्वेश्चन पर। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर के सभी के सोल्ड पेपर के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें सभी प्रीवियस ईयर पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन करवाए गए हैं। 26वां क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान राज्य के पंजीकृत वन क्षेत्र का निम्नांकित में से कौन सा प्रतिशत अंश आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो 26वें में आरक्षित श्रेणी के अंतर कौन सा आता है आपके 38.11, कौन सा आता है 38.11, और वर्तमान में यह है 38.16। आरक्षित या संरक्षित कहते हैं, और सुरक्षित या रक्षित होता है ना, उसको कहते हैं सुरक्षित या रक्षित, उसमें आता है 53.36। मैं आपको लिख देता हूँ सारे। एक तो है आपके ये, तो ये तो आ गया आपके आरक्षित, ठीक है। एक है सुरक्षित है, ठीक है, सुरक्षित आते हैं आपके 53.36, किस में आते हैं 53.36 में, ठीक है। एक होते हैं अवर्गीकृत वन, तो ये है आपके राजस्थान में 8.48, कितने हैं 8.48%, ठीक है। 8.48, 53.36 और 38.11, 3 प्रकार के वन राजस्थान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्न में से किस जिले में है। तो शेरगढ़ की बात होती है आपके 12 ऑप्शन में आया है, तो 12 में, जयपुर में 2 है आपके आमागढ़ फोर्ट, ठीक है, जो आमागढ़ सफारी है, लेपर्ड सफारी, और एक झालाना लेपर्ड सफारी, दोनों जयपुर में है, ठीक है। उदयपुर में सज्जनगढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासियों के चेहरे, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाने जाना वृक्ष है, तो आदिवासियों का हरा सोना किसको माना जाता है आपके, ये है आपके बांस, कौन है बांस। सफ़ेद सोना किसको कहा जाता है, कपास को, और काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन डे किस दिन मनाया जाता है, यानी ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये आपके 29वां क्वेश्चन है, ठीक है। कब मनाया जाता है ये आपके 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है 16 सितंबर को, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 16 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, विजय दिवस। 16 जनवरी को आपके स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। 16 जून को आपके पारिवारिक प्रेक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम को किससे जाना जाता है, मतलब किस तत्व की कारण होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो यह है आपके नाइट्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइट्रेट के कारण। फिर मैं आपको और बता देता हूँ, पारा के कारण कौन सा रोग होता है, मिनीमाता। कौन सा रोग होता है, मिनीमाता। कैडमियम के कारण कौन सा होता है, टाई रोग होता है, और सीसा विषाक्तता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल में जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। राजस्थान में थार मरुस्थल की बात हो रही है, तो क्षेत्रफल और जनसंख्या बतानी है थार मरुस्थल में, तो कितनी है। तो ये है आपके 61% और 40%, क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। 61% तो क्षेत्रफल है राजस्थान का थार मरुस्थल में, और 40% जनसंख्या है, बड़ी अजीब बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर हम जाते हैं 32वें क्वेश्चन पर। राजस्थान जो ऊँट है, राजस्थानी ऊँट, उसका वैज्ञानिक नाम है क्या है। तो राजस्थानी ऊँट का नाम है ड्रोमेडेरियस। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है कैमलस ड्रोमेडेरियस, इसको याद रखना है, ये वैज्ञानिक नाम है ऊँट का। नेक्स्ट क्वेश्चन 33वां, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य है। तो स्थिरता के लिए कौन सी योजना का है, ये आपके है चौथी योजना का। कौन सी योजना का है, चौथी योजना का, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमकमला अंबा सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है। तो ये है आपके डूंगरपुर में। कहाँ पे है, डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ पे है, डूंगरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हनुमानगढ़ में चूरू जिलों के लिए जल का स्रोत है। तो हनुमानगढ़ में चूरू जिलों के लिए कौन सी लिफ्ट नहर है। तो हनुमानगढ़ और चूरू की बात हो रही है ना, तो कुंभाराम लिफ्ट नहर। कौन सी है, कुंभाराम लिफ्ट नहर। कंवरसेन आपके बीकानेर, जाम्बेश्वर जैसलमेर बीकानेर, जयनारायण व्यास आपके पोखरण लिफ्ट नहर जोधपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन सा एक राजस्थान में अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है। तो अजमेर को बीकानेर से जोड़ने वाला राजमार्ग कौन सा है आपके, यह है NH 89। कौन सा है, NH
89। तो इसमें आपके क्या है ना, NH 89 है, राजस्थान में अजमेर को बीकानेर से जोड़ने वाला। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है? तो राजस्थान का भारत में पहला स्थान कौन से खनिज के लिए है? यह है आपके फेल्सपार। किस में हो जाएगा? फेल्सपार, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 38वें क्वेश्चन पर आते हैं हम। ये 38वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो आपको करेक्ट युग्म इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। तो 38वां क्वेश्चन है, आपके कौन सा सही नहीं है? अलवर में साबी और रूपा रेल है, सही है। उदयपुर में बनास बेड़च है, सही है। करौली में झग्गर और गंभीरी है, सही है। डूंगरपुर में बाणगंगा मोरेल है, गलत है। तो आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें? 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन वर्गीकरण के आधार पर निम्न में से कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए नहीं है? डूंगरपुर जिले के लिए है। तो डूंगरपुर जिले के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा आपको ये बताना है। तो आपके इसमें आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? AW। क्या आ जाएगा? AW। ठीक है। BWH आपके वेस्टर्न में होता है BWHW, फिर आता है BSHW, पूर्व में होता है CWG और दक्षिण में होता है AW। ठीक है। तो आपके हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन AW। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? तो अधिकतम विषमता कौन से जिले में पाई जाती है? आपके जैसलमेर में। कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन सी मृदा पाई जाती है? फर्स्ट एरिडोसोल, ऑप्शन फर्स्ट आएगा इसमें, एरिडोसोल और एंटीसोल। ठीक है। अब मैं बता देता हूँ आपको एरिडोसोल कहाँ पाई जाती है, एंटीसोल कहाँ पाई जाती है। जैसे एरिडोसोल है पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, बिल्कुल पश्चिम में। फिर उसके थोड़े पूर्वी तरफ आने पर एंटीसोल पाई जाती है। फिर और पूर्वी आने पर इंसेप्टिसोल पाई जाती है। बिल्कुल पूर्व में आपके अल्फीसोल पाई जाती है। और दक्षिण में आपके पाई जाती है वर्टिसोल, जो कि दक्षिण पूर्वी है, जैसे आडोती क्षेत्र, उसमें वर्टिसोल मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार राजस्थान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए चयनित जिले कितने थे? तो ये थे आपके 24 जिले। कितने जिले थे? 24 जिले थे बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन आपके कब लॉन्च किया था ये ध्यान रखना आपको, 2005-6 में। फिर आपके निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी कहलाती है? तो ये है आपके वन की आशा तो बनास और चंबल नदी को क्या कहते हैं? आपके कामधेनु नदी। क्या कहते हैं? कामधेनु नदी। और बाणगंगा नदी को कहते हैं आपके ताला नदी या अर्जुन की गंगा या रुंडित नदी। इसकी लंबाई सिर्फ 380 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, निम्नलिखित जिलों में कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक? तो गन्ने में गंगानगर। ठीक है। टॉप कौन है? गन्ने में गंगानगर राजस्थान में टॉप है सबसे ज़्यादा। वहाँ पे आपके मेवाड़ शुगर मिल्स है गंगानगर में, 1932 में स्थापना की थी। सेकंड मिल है आपके द गंगानगर शुगर मिल। ठीक है। मेवाड़ शुगर मिल्स पहली है आपके 1932 में स्थापित की थी, और द गंगानगर शुगर मिल है वो आपके 1937 में स्थापना करी थी। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। आपके मेवाड़ शुगर मिल तो कब करी थी? 1932 में। ठीक है। और आपके द गंगानगर शुगर मिल करी थी, उसकी स्थापना करी थी आपके 1937 में। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर अपना ये 44वां 45वें क्वेश्चन पर आते हैं हम। रेड क्लिफ रेखा राजस्थान में विस्तार कहाँ है? ऑफिशियल पेपर है ये। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। तो ये आपके रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान से सटी हुई है। इसको बोलते हैं हिंदूमल कोट से बांकासर तक है। कहाँ तक है? हिंदूमल कोट से बांकासर तक। तो ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का देशांतर विस्तार। तो 46वां क्वेश्चन में आपके क्या पूछ रहा है? देशांतर विस्तार। तो ये है आपके 69-30 से 78-17, और पूर्वी क्या आएगा? 69-30 से 78-17, ए ऑप्शन आ जाएगा। 69-30 से 78-17 पूर्वी। ठीक है। शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? शेर पर्वत चोटी की बात हो रही है, शेर। तो उसकी ऊंचाई बतानी है आपको कितनी है।
तो ये है आपके 1597 किलोमीटर, कितनी है किलोमीटर, क्या मीटर, सॉरी 1597 मीटर। 1597 मीटर किसकी है, शेर की। माउंट आबू की कितनी है आपकी, 1722 मीटर, ठीक है, या 5650 फिट भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। और आपके अचलगढ़ की कितनी है, 1380 मीटर। ये 1380 मीटर ऑप्शन में है, ये अचलगढ़ पर्वत की है, ठीक है, अचलगढ़ चोटी है उसकी ऊंचाई है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है। तो इनमें से कौन से जिले में अरावली पर्वतमाला नहीं है, तो वो है आपके जालोर जिले में नहीं है। कहाँ पे नहीं है, जालोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुलवारी की नाल स्थित है। तो फुलवारी की नाल कहाँ पे है आपके, उदयपुर में। कहाँ पे है, उदयपुर में। क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। कोटा में मुकंदरा, ठीक है, दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो 50 क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन, इसमें कौन सा सही सम्मिलित नहीं है ये बताना है। तो घग्गर नदी को मृत नदी कहते हैं, क्या ये सही है, सही है, ठीक है। बोराट का पठार सही है। नागपानी, नागपानी अरावली का दर्रा है। नागपानी एक पर्वत चोटी है, क्या है, पर्वत चोटी। कहाँ पे है, उदयपुर में। तो ये आपके क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। ये अरावली दर्रा नहीं है, ये अरावली की चोटी है। शेर भी सही है, बोराट का पठार भी सही है। फिर अपनाते हैं 50वें क्वेश्चन के बाद में 51वें क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। प्रक्रिया जिसमें अल्कोहल का निर्माण होता है, तो वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें अल्कोहल का निर्माण होता है। अब आपके 50 क्वेश्चन हो गए जीके के, ठीक है। बाकी 100 क्वेश्चन आएंगे आपके साइंस के, क्योंकि लैब असिस्टेंट का पेपर है। तो हम यहाँ 51वें क्वेश्चन से हम साइंस के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो 51वां क्वेश्चन है कि प्रक्रिया जिसमें अल्कोहल का निर्माण होता है, तो वह कौन सी प्रक्रिया है। AYVS ऑप्शन, कौन सी है, AYVS ऑप्शन, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा बाल्सम एक माउंटिंग एजेंट को स्थायी स्लाइड्स के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक जाति से प्राप्त होता है। तो कौन सी जाति से प्राप्त होता है ये कनाडा बाल्सम। तो ये आपके 52 वाला क्वेश्चन है, इसमें आप बताएंगे कि कौन सा आएंगे, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो ये आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या हो जाएगा, एबीज बाल्सेमिया। क्या होगा, एबीज बाल्सेमिया। तारपीन या देवदार के जो पेड़ हैं उनके रेजिन से। तो किस किस स्लाइड्स के लिए प्रयोग किया जाता है, एबीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आपके 53, भूस्त्री होता है, स्टोलन इज ए, ठीक है। तो भूस्त्री क्या होता है, तो ये आपको बताना है। इसमें है आपके उपवायवीय रूपांतरित स्तंभ, सब एरियल मॉडिफाइड स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजी क्या है, 54 क्वेश्चन है, रोजी क्या है। तो ये एक है ट्रांसजेनिक गाय। क्या आ जाएगा इसमें, ट्रांसजेनिक गाय, एक ट्रांसजेनिक काउ, ठीक है। यह मानव प्रोटीन युक्त दुग्ध का निर्माण करती है। कौन सी गाय, ट्रांसजेनिक गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, द एडिबल पार्ट ऑफ लीची। तो लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, आपको ये बताना है। तो क्या होता है, एरिल। क्या होता है, एरिल। सीड कोट, बीज की बाहरी सुरक्षात्मक परत, जिसको टेस्टा कहते हैं, ठीक है। मेसाकोर्प क्या होती है, एपिकार्प और एंडोकोर्प के मध्य की जो होता है उसको बोलते हैं मेसोकोर्प, ठीक है। थैलेमस, थैलेमस क्या होता है, आपके तने का वह भाग जहाँ से फूल के भाग बढ़ते हैं, ठीक है। तने का वह भाग जहाँ से फूल के भाग बढ़ते हैं उसको बोलते हैं थैलेमस। तो मैंने आपके ऑप्शन का भी विश्लेषण कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में स्वपरागकण प्राप्त करने हेतु कितने न्यूनतम अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। 56 क्वेश्चन में इसमें कितने अर्धसूत्री विभाजन की जरूरत पड़ेगी। तो ये पड़ेगी आपके 25, कितने की पड़ेगी, 25। ऑप्शन आ जाएगा इसमें ए। अर्धसूत्री विभाजन में परागकोश में एक माइक्रो स्पोर मदर सेल में 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, जिनमें से प्रत्येक परागकण के रूप में विकसित होता है। तो 100 में से आप 100 की बात कर रहे हैं, 100 परागकण की बात कर रहे हैं, एक में 4 बनने, तो 100 में 4 का भाग देंगे तो कितने बन जाएंगे, 25 अर्धसूत्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आएंगे हम 57 नंबर के क्वेश्चन पर।
57 नंबर का क्वेश्चन है, पूर्ण सत्यता शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो 57 नंबर का क्वेश्चन है, किसने किया था आपके ये किया था आपके मॉर्गन ने। किसने किया था? मॉर्गन ने। पूर्ण सत्ता का मतलब क्या होता है? टोटियोपोटेंसी। क्या कहते हैं? टोटियोपोटेंसी, टोटिपोटेंसी। तो संजीवों के प्रत्येक कोशिका में उस जीन के सभी लक्षणों को उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? आपके पूर्ण सत्ता। ठीक है। डार्विन ने क्या दिया था? आपके विकासवाद का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, आनुवंशिकता का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का, यह आपके डार्विन ने दिए थे। स्वान ने आपके कोशिका सिद्धांत दिया था। और जो हेबरलैंड, इन्होंने दिया था आपके टिश्यू कल्चर की खोज के लिए दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारणतः मूसला मूल पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है? आपके फोर्थ, यह है आपके द्विबीजपत्री में। किसमें पाई जाती है? डाइकोट्स। तो द्विबीजपत्री में क्या आते हैं? आपके सोयाबीन आते हैं, सूरजमुखी आते हैं, स्ट्रॉबेरी आती है। एक बीजपत्री में क्या आते हैं? मक्का, गेहूं, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोडोफाइसी का संचित उत्पाद है, तो रोडोफाइसी का संचित उत्पाद कौन सा है? तो यह है आपके सी ऑप्शन है, फ्लोरिडियन स्टार्च। क्या आएगा? फ्लोरिडियन स्टार्च। रोडोफाइसी लाल शैवाल को भी कहा जाता है। स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और पौधों में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण सेलुलोज के रूप में होता है। तो पॉलीसेकर स्टार्च क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड होते हैं, ग्लूकोज का बहुलकीकरण। समझ गए? स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, पामेला अवस्था पाई जाती है। 60 क्वेश्चन में पामेला अवस्था कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपके ए ऑप्शन, क्लेमाइडोमोनाज। ठीक है। कहाँ पाई जाती है? क्लेमाइडोमोनाज। एक कोशिकीय हरा शैवाल की प्रजाति क्या होती है? क्लेमाइडोमोनाज, पामेला अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब व नाशपाती का खाने योग्य भाग क्या होता है? ये होता है आपके पुष्पासन। क्या होता है? पुष्पासन, यानी कि थैलेमस। एंडोकोर्प किसको कहते हैं? भीतरी परत को। मीजोकोर्प कहते हैं आपके मध्य परत को। बाहरी परत को बोलते हैं अपने एक्सोकोर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक विविधताओं पर सम्मेलन हेतु प्रथम अर्थ समिट कहाँ हुआ? पर पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपके रियो डी जेनेरो 1992 ब्राजील में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में। और क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था आपके 1997 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था आपके 1987 में कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 63 क्वेश्चन पर। चाय का लाल कीट रोग किसके द्वारा होता है? तो चाय का लाल कीट रोग किसके द्वारा होता है? हरे शैवाल के द्वारा। किसके द्वारा होता है? हरे शैवाल। चाय की पत्ती का लाल रोग या सेकुलरस बोलते हैं। गंजापन, दमा, दाद, खाज, हाथी पांव, ये सब क्वक के द्वारा होते हैं आपके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, ज्वार के फल को क्या कहते हैं? तो ज्वार के फल को कहते हैं आपके कैरियोप्सिस। क्या कहते हैं? कैरियोप्सिस। ज्वार की फली को कैरियोप्सिस कहते हैं। सिपसेला, सिपसेला क्या होता है? सनफ्लावर होता है। एसिन क्या होता है? ये अनानास या अंजीर सहतूत होते हैं, उनको बोलते हैं आपके एकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द बायोसिनोसिस किसने प्रतिपादित किया था? शब्द बायोसिनोसिस किसने प्रतिपादित किया था? 65 क्वेश्चन है। तो किसने किया था ये? कार्ल मोबियस ने। किसने किया था? कार्ल मोबियस ने। इकोसिस्टम किसने किया था? आपके टेंसले ने। इकोलॉजी किसने किया था? हैकल ने। बोटनी किसने किया था? थियोफ्रेस्टस ने। जूलॉजी किसने किया था? अरिस्टोटल ने। और बायोडाइवर्सिटी आपके वेल्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिब्बेरेलिन को पृथक किया गया, तो किससे पृथक किया गया था? आपके जिब्बेरेलिन को कवक से। किससे किया गया था? कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकरण जिसके द्वारा पेड़ के तने का व्यास मापा जाता है कहते हैं? तो जिसके द्वारा पेड़ के तने का व्यास मापा जाता है उसको क्या कहते हैं? डेंडोग्राम। क्या कहते हैं? डेंडोग्राम। और रेलेस्कोप की बात हो रही है, तो रेलेस्कोप से क्या कहता है? किसी बिंदु पर व्यास का निर्धारण करते हैं, उसको रेलेस्कोप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन आते हैं 68 क्वेश्चन पर। एंड मानव अपराध द्वारा निष्कासित हार्मोन के संबंध में निम्न में से क्या सही है?
तो मानव अपरा होती है, जो प्लेसेंटा होता है, वो कौन से हार्मोन निष्कासित करता है? तो 68 क्वेश्चन की बात हो रही है, तो ये आएगा आपके HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें। HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन चारों हार्मोनों की निष्कासित कौन करता है? आपके प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका आवेग के प्रेक्षण के समय पुनः ध्रुवण की क्रिया में क्या होता है? तो तंत्रिका आवेग की बात हो रही है, तो पुनः ध्रुवण के लिए क्या होता है आपके? तो ये होता है आपके K+ आयनों का बहिर्प्रवाह है, एफ्लक्स ऑफ K+ आयन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवीकरण में आपके Na+ का होता है। अगर ध्रुवीकरण की बात हो रही है ना, तब तो Na+ आयनों का अंतःप्रवाह होता है, ये ध्यान रख लेना। Na+ आयनों का अंतःप्रवाह किसमें होता है? ध्रुवीकरण में। और पुनः ध्रुवीकरण की बात हो रही है तंत्रिका आवेग में, पुनः ध्रुवीकरण, तो उसमें K+ आयनों का बहिर्प्रवाह होता है, मतलब एफ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, मानव मस्तिष्क के लिए कथन का चयन कीजिए जो सही नहीं है। इनमें से कौन सा सही नहीं है? मध्य मस्तिष्क में 2 दृक्पालिकाएं उपस्थित होती है, तो ये पहला ही ऑप्शन गलत है इसमें। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत है। कॉर्पस कैलोसम 2 प्रामस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ता है, सही है। हाइपोथैलेमस में भूख के केंद्र होते हैं, ये भी सही है। मेडुला ऑब्लिगेटा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, ये भी सही है। ठीक है, मेडुला ऑब्लिगेटा अनैच्छिक क्रियाओं से संबंधित है। हाइपोथैलेमस आपके भूख का केंद्र है। कॉर्पस कैलोसम 2 प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ता है। मध्य मस्तिष्क में 2 दृक्पालियाँ होती है। मानव मस्तिष्क के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा 70। तो इसमें 2 नहीं होते, 4 होते हैं। 4 लोब, ललाट, लोलिक, वो ललाट यानी कि फ्रंटल, टेम्पोरल और पेरिटल, और एक और होता है ओक्सीपिटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न तीव्रता की ध्वनि को विभेदीकृत करण के किस भाग द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? आपके आधारीय कला के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? अलग अलग तीव्रता की ध्वनि में विभेद किसके लिए, किसके द्वारा किया जाता है? बेसिलर मेम्ब्रेन, यानी आधारीय कला, बेसिलर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखित पेशी के लिए जब वह संकुचित होती है तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? रेखित पेशी के लिए वह संकुचित होती है तो निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा इनमें से सही नहीं है आपको 72 में बताना है। तो ये इसमें हो जाएगा आपके आई पट्टी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, पहला ऑप्शन सही नहीं है। बैंड की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यही सही नहीं है। बाकी मायोसिन पट्टी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, सही है। ए पट्टी की लंबाई बनी रहती है, सही है। सार्कोमियर छोटा हो जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर अपन आएंगे 73 क्वेश्चन पे। प्राण कोशिका में कौन सा आरएनए की प्रचुरता है? तो प्राणी की जो कोशिका होती है उसमें कौन सा आरएनए होता है? ये होगा आपके स्मॉल r आरएनए। ठीक है, तो ये हो जाएगा r आरएनए, राइबोसोम आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के प्रयोगों के द्विसंकर में लक्षण प्रारूप अनुपात था, तो इनमें से कौन सा अनुपात था? सबको ही पता है 9:3:3:1 था। ठीक है, लेकिन इनमें से कौन सा था आपको ये बताना है। उनमें जो भी कलर था तो वो था आपके गोल पीला, गोल हरा। क्या था? गोल पीला, गोल पीला, गोल हरा। तो इसमें आप क्या जाएगा? गोल, गोल पीला, गोल हरा, मतलब गोल गोल तो पहले और दूसरा आ रहा है, फिर उसमें झुर्रीदार आए थे बाद में। पहले गोल पीला, गोल हरा, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार हरा, तो पीला हरा, पीला हरा। तो ये आप क्या जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा जाएगा? गोल पीला, गोल हरा, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, ये इंग्लिश है, इसको देख सकते हैं। स्तंभ में दिए गए सिंड्रोम को स्तंभ सेकंड में मिलान करना है। ठीक है, कैरियोटाइप से मिलान करना है। तो कौन सा है? 75 क्वेश्चन की बात हो रही है। कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है। तो कौन सा सही नहीं है? यह है आपके टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम आपके किससे होता है? केवल एक्स गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण। एक्स गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण क्या होता है आपके? एक्स गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, तो फिर अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा समूह समतापी प्राणियों का है? 76 क्वेश्चन की बात हो रही है। समतापी प्राणियों का समूह कौन सा है इनमें से? तो ये आ जाएगा आपके फर्स्ट ऑप्शन, व्हेल, कबूतर, चमगादड़।
व्हेल, पिजन और बैट ये किस में आते हैं? शरीर के तापमान का निरंतर बनाए रखते हैं ये तीनों भाई बहन, ठीक है। व्हेल, कबूतर, चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर हम बात करते हैं 77 क्वेश्चन की। 77 क्वेश्चन में आपको मिलान करना है, ठीक है। मैच करना है सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को। तो इनमें से संरचना युक्त सूची सेकंड से मिलान करना है नामायुक्त से। तो इनको मिलान करके नीचे ऑप्शन बताना है आपको कौन सा इनमें से सही है। 4 ऑप्शन आपके पास, ये मैंने थोड़ा जूम आउट कर दिया। पोरीफेरा, उसको मिलान करना है प्लेटीहेल्मिंथीज, निमेटहेल्मिंथीज, कोरोडेटा। ज्वाला कोशिका, कीटाणु, फोस्मिड, 10 कोशिकाएं, मेलिपिगी नलिकाएं, पश्चगुदपुंछ। तो इनको सबसे मिलान करना है आपको। तो इसमें आपके आ जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। ए में सेकंड आएगा कीटाणु, पोरीफेरा कीटाणु, ठीक है। बी में आएगा आपके प्लेटीहेल्मिंथीज होगी, वो ज्वाला कोशिकाएं आएगी। निमेटहेल्मिंथीज होगी, उसमें आएगा आपके सी आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपके डी में आ जाएगा फोर्थ, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, पहले में आ जाएगा सेकंड, दूसरे में फर्स्ट, तीसरे में थर्ड और डी में फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन नहीं करता? 78 क्वेश्चन की बात हो रही है, तो कौन सा नहीं करता आपके? लाइपेज। कौन सा नहीं करता? लाइपेज। पाचन में पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन ये तीनों भोजन के पाचन में काम आते हैं, लाइपेज नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। 79 की बात हो रही है, तो ये आ जाएगा आपके त्रिकप्रदी कपाट, मिट्रल कपाट, ठीक है। त्रिकप्रदी कपाट दाएं आलिंद और दाएं निले के बीच होता है। दाएं आलिंद और दाएं निले के बीच क्या होता है? त्रिकप्रदी कपाट। और प्लीहा आरबीसी को नष्ट कहाँ पे होता है? प्लीहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक और है जैसे आपके मिट्रल कपाट है, ये क्या होता है? बायां आलिंद और बायां वेंट्रिकल होता है ना, बायां आलिंद और बायां वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में क्या होता है? मॉन्ट्रियल कपाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर हम आते हैं 80 क्वेश्चन पे। एंड्रोजन का श्रावण करती है, एंड्रोजन्स आर सेक्रेटेड बाय। तो कौन करती है? तो ये होती है आपके लेडिग सेल्स। कौन सी? लेडिग सेल्स क्या करती है? एंड्रोजन का श्रावण। इनके द्वारा सर्टोली कोशिका, शुक्राणु जनन, उत्पादन की प्रक्रिया ये सब होता है, ठीक है। फिर एक है आपके इसमें ऑप्शन में है ट्यूनिका प्रोप्रिया। ट्यूनिका प्रोप्रिया क्या होती है? ये इसके द्वारा आपके शुक्रजनक नलिका होती है, शुक्रजनन कोशिका होती है, परिपक्व होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में जीवाणुवीय रोग कौन सा है? तो कौन सा है रोग? जीवाणुवीय रोग ये हो गया आपके टाइफाइड, प्लेग और टाइफस, ये हो जाएगा आपके सेकंड ऑप्शन। मनुष्य में बैक्टीरियल डिसीज कौन कौन से हैं? टाइफाइड, प्लेग्यू और टाइफस। टाइफाइड, प्लेग्यू और टाइफस क्या होते हैं? बैक्टीरियल डिसीज। नेक्स्ट ऑप्शन, समझात अंगों की सही सेट को चयन करना है आपको, समझात अंगों की। तो 82 में बात हो रही है, तो समझात अंग कौन से हैं इसमें? समझात अंग कौन से हैं आपके? फर्स्ट, मानव के अग्रपाद, पक्षी के पंख और व्हेल के मीन पक्ष, ये सब किस में आते हैं? समझात अंगों में आते हैं। किस में आते हैं? समझात अंगों में। और मैं जैसे समझात अंगों में मैं आपको और बताऊं, मानव के अग्रपाद, ठीक है, पक्षी के पंख और घोड़ी के अग्रपाद, व्हेल के मीन पक्ष, चमगादड़ के पंख, ये सब किस में आते हैं? समझात में। समझात मतलब उत्पत्ति में समान लेकिन कार्य अलग करते हैं। समरूप वे अंग जो समान कार्य करते हैं लेकिन देखने में भी समान होते हैं, ठीक है। कीट के पंख, चमगादड़ के पंख, मतलब जिनका कार्य तो समान है लेकिन उत्पत्ति अलग अलग है। कीट के पंख और चमगादड़ के पंख। चने के पौधे और मटर के पौधे का प्रतान, ये सब किस में आते हैं? समरूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ एनेलिडा व मोलास्का की योजक कड़ी। तो एनालिडा और मोलास्का की योजक कड़ी को क्या कहते हैं अपन? वेरी इंपॉर्टेंट है।
नियोपिलाइना, क्या कहते हैं, नियोपिलिना। एनालिडा, एनालिडा क्या होता है, कैंचुए, जोक, रिंगवर्म, सैंडवर्म, ये एनालिडा में आते हैं। मोलास्का में क्या आते हैं, घोंगे, क्लैम, स्लग, स्क्वीड, ये सब किस में आते हैं, मोलास्का में। ठीक है, तो इनके बीच की योजक कड़ी है उसको कहते हैं नियोपिलाइना, क्या कहते हैं, नियोपिलाइना। सरीसृप में क्या आते हैं, सरीसृप और स्तनधारी के जो योजक कड़ी है उसको कहते हैं प्लेटिप्स या इकेडिना, प्लेटिप्स या इकेडिना। ठीक है, और आपके संजीव और निर्जीव की योजक कड़ी है उसको कहते हैं वायरस। पौधे और पशु, पौधे और पशु के योजक कड़ी है उसको कहते हैं युगलिना। सरीसृप और एबीज इनकी योजक कड़ी है उसको कहते हैं ओर्कियोपेट्रिस। और कोटिलोजिनस और बोना मछली इनके योजक कड़ी है सीमेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको सारी योजक कड़ी बता दी। मूंगा सिल्क किस कीट से प्राप्त होता है, तो मूंगा सिल्क की बात हो रही है आपके, मूंगा सिल्क। मूंगा सिल्क इज ओब्टेन्ड फ्रॉम विच इंसेक्ट, तो किससे होता है ये आपके, ये आएगा आपके एंथेरिया आसामा, एंथेरिया आसामा। ठीक है, किस में आता है ये एंथेरिया आसामा, ऑर्थोपोडा समूह में आता है। रेशम कीट बैम्बिकस मोरी, बॉम्बिकस मोराई, ये एक रेशम कीट है, शहतूत के पत्तों को खाता है ये, ऑप्शन 4 में है ना, बॉम्बिक्स मोरी, ये रेशम कीट है। और एंथ्रीपा फेपिया, एंथ्रीपा एंथ्रिया फेपिया, ये किस में आता है, ये दक्षिण भारत में, ये भी एक तरह का रेशम कीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 क्वेश्चन को देखते हैं हम, फिर आएंगे 85 क्वेश्चन। अब आपके ये आ गया है, ये फिजिक्स आ गई है आपके। ठीक है, फिजिक्स के, तो फिजिक्स का ये यंग के एक, मैं इनमें अब आपको अगर वीडियो को मैं अगर डिटेल से सारे बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कम से कम 2.5-3 घंटे की। तो मैं आपको ज़्यादा कर बोल कर बताऊँगा, अगर फॉर्मूला होगा तो मैं उसको लिख दूँगा, आप लिख सकते हैं, वीडियो को स्किप करके नहीं देखें। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार मतलब इन्हीं से संबंधित फॉर्मूले बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो यंग के एक द्विछर्री डबल स्लिट प्रयोग में झिर्रियों के मध्य दूरी 1 mm है और पर्दे की झिर्रियों से दूरी 1 मीटर है। तो एक 500 mm तरंगदैर्घ्य के एक वर्णी प्रकाश के लिए तीसरे निम्निष्ठ के मध्य उच्चिष्ट दूरी क्या है, तो तीसरे निम्निष्ठ के मध्य दूरी ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, किससे, यंग के द्विछिद्र प्रयोग में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, 85 क्वेश्चन की बात हो रही है। तो इसके लिए आपको कैसे करना होगा, एन वे निम्निष्ठ की दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। एन वे निम्निष्ठ की अगर दूरी ज्ञात करनी होती है तो अपन को करना होता है n-1/2 इंटू लैम्डा, ठीक है, अपॉन डी। क्या होता है, n-1/2 इंटू लैम्डा अपॉन डी, ये होती है आपके एन वे निम्निष्ठ की दूरी। इसको मैं यहाँ पे डिस्टेंस लिख देता हूँ, दूरी, एन वे निम्निष्ठ की दूरी। अब इसी फॉर्मूले में आपको सबके मान रखने हैं। ठीक है, एन का मान क्या दे रखा है, तीसरे की बात हो रही है तो 3 आएगा एन का मान। ठीक है, लैम्डा का मान क्या है, लैम्डा कितनी दे रखी है आपके, 500 नैनोमीटर तरंग दे रही है। ठीक है, अब मैंने आपको फॉर्मूला लिख दिया, आपको इसमें रख सकते हैं 500 नैनोमीटर। और आपके डी है, डी का मान आपको कितना दे रखा है, 1 मीटर, कितना दे रखी है, डिस्टेंस पर्दे की झिर्रियों की दूरी कितनी दे रखी है, 1 मीटर। ठीक है, कितनी दे रखी है, 1 मीटर, 1 मीटर मतलब 1 मीटर नहीं सॉरी 1 mm दे रखी है, पर झिर्रियों के मध्य दूरी 1 mm। तो 1 mm तक 1 mm को हम मीटर में चेंज कर लेंगे, 10 की पावर क्या आ जाएगी, -3। ठीक है, तो अब इन सब का मान अगर हम इसमें रखेंगे तो हमारे पास अलग अलग सबकी दूरी आ जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास तीसरे निम्निष्ठ की दूरी, तीसरे निम्निष्ठ के कितनी आ जाएगी, अपनी दूरी आ जाएगी इसमें, मैं आपको बता देता हूँ कि 1.25 कितनी आएगी, 1.25 कितनी आएगी, 1.25। अगर फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करवाते तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती, डी, फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र होता है आपके डी अपॉन लैम्डा, डी इंटू लैम्डा अपॉन डी, ये फ्रिंज की चौड़ाई होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 85वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूस्टर का नियम। अब इनमें से आपको ब्रूस्टर का नियम बताना है कि इनमें से ब्रूस्टर का नियम कौन सा है। ब्रूस्टर का नियम आपके ऑप्टिक्स से संबंधित है, अपवर्तनांक और अपवर्तितकरण से। ठीक है, तो परावर्तित व अपवर्तित किरण के मध्य कोण कितना होता है, 90 डिग्री का, कितना होता है, 90 डिग्री का।
ठीक है। तो आपके अपवर्तनांक क्या होता है म्यू, और क्यू भी होता है यहाँ पे ब्रूस्टर कोण, और आईपी क्या होता है ध्रुवण कोण। तो म्यू बराबर होता है 10 आईपी। क्या होएगा, म्यू बराबर 10 आईपी। क्या हो जाएगा, म्यू बराबर 10 आईपी। इसमें आपके ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ब्रूस्टर का नियम है, बी ऑप्शन, ये याद कर लेना आप डायरेक्टली। एकल छिद्र फ्राउनहोफर विवर्तन में यदि छिद्र की चौड़ाई घटी दी जाए तो निकटवर्ती निम्नलिखित में क्या होंगे। तो इनमें क्या होएगा, ये अलग हट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। कैसे, छिद्र की चौड़ाई कम कर दी जाती है तो निम्नलिखित में उतना ही अधिक फैलाव हो जाएगा। तो भाई जैसे एक क्या होता है ना, फॉर्मूला होता है इसका एक, साइन थीटा बराबर एन लैम्डा अपॉन ए। ठीक है। अब यहाँ पे अपने बात हो रही है कि वो छिद्र की चौड़ाई घटा दी जाए, मतलब ए की मान घटाएंगे। अगर ए का मान घटाएंगे तो हमारे पास ए का मान घटाएंगे तो निम्नलिखित में उतना ही अधिक, इसमें क्या, अगर ए का मान घटाएंगे तो ऊपर का मान, पूरे का मान बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा तो दूर होंगे ऑटोमेटिकली। भाई सीधी सी बात है, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी का अधिकतम तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात हो रही है तो ये हो जाएगी आपके इसमें 6557 एंगस्ट्रॉन होगी। कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्म होता है 1/λ बराबर आर इंटू 1/n n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, 1/λ बराबर आर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। n1 का मान क्या होती है, निम्न ऊर्जा स्तर, n2 का मान क्या होता है, उच्च ऊर्जा स्तर। ठीक है, और श्रेणी क्या होती है, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट होना, ऐसे होती है। तो लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट, लाइमन के लिए 1 होता है, बामर के लिए 2 होता है, पास्चन के लिए 3 होता है, ब्रैकेट के लिए 4 होता है। अब यहाँ पे बामर की पूछ रहा है तो बामर के लिए n1 का मान 2 लेंगे और n2 का मान 3 लेंगे। इसको हम सोल्व कर लेंगे। r का मान क्या होता है, रिडबर्ग निर्यातांक, वो होता है 1.09737 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 6557 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हाइड्रोजन परमाणु प्रथम उच्चेदित स्तर में होता है तो उसकी त्रिज्या मूल अवस्था की त्रिज्या की तुलना में क्या होती है। प्रथम अवस्था में होती है तो उसकी हो जाती है 4 गुना। क्या होती है, 4 गुना। कैसे हुई 4 गुना, ये इसका एक सूत्र होता है आर एन बराबर होता है आर नोट एन स्क्वायर अपॉन जेड, और यहाँ पे आएगा अंगस्ट्रॉन। ठीक है, आर एन बराबर आर नोट एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू अंगस्ट्रॉन। तो ये होता है बोर का परमाणु मॉडल का सूत्र है, आर एन बराबर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि प्रथम उत्तेजित स्तर की बात हो रही है, तो प्रथम उत्तेजित स्तर के लिए एन का मान 2 लिया जाता है हमेशा, ये ध्यान रख लेना। एन का मान कितना लेंगे, 2। कितना लेंगे, 2। और जेड का मान कितना आएगा, हाइड्रोजन के लिए 1 आता है, क्योंकि जेड का हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। तो कितनी हो जाएगी, 4 गुना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु को अपनी निम्नतम अवस्था से पहले उत्तेजित अवस्था में जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी चाहिए। भाई निम्नतम अवस्था से यानी कि प्रथम निम्न से पहली में जाएगा ना, निम्न से पहली में, तो उसके लिए ऊर्जा कितनी चाहिए हाइड्रोजन के लिए, ये आएगी 10.2। कितनी चाहिएगी, 10.2। कैसे, इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। ये ऐसे होगी कि बोर के परमाणु मॉडल के द्वारा हाइड्रोजन की ऊर्जा का रूप कितना होता है आपके, आप जानते हो कितना होता है, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये रूप होता है ऊर्जा का। भाई अगर अगले में जाएगी तो एन का मान जेड का मान रखते जाएंगे। ठीक है, तो अब दूसरे, पहले से दूसरे में जाएगी तो कम होएगी ना, कम होती जाएगी। तो आपके पहले में होगी -13.6 इंटू ऊपर 1 नीचे 1 हो जाएगा, तो -13.6। दूसरे में हो जाएगी -13.6 का एन का मान क्या हो जाएगा, 2, तो 4 का भार लग जाएगा, तो -3.2। मतलब -13.6 में से -3.2 घटाएंगे तो कितनी आ जाएगी, 10.2, क्योंकि वो जाने के लिए अवस्था पूछ रहा है तो घटेगी। ठीक है, फिर अपनाएंगे 91वें क्वेश्चन पर। ड्यूटेरियम नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन 1.115 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति का मान बता रहा है। तो द्रव्यमान क्षति की बात हो रही है, द्रव्यमान क्षति निकालनी है आपको।
तो बंधन ऊर्जा क्या होती है? नाभिक को उसके न्यूक्लियॉन्स में तोड़ने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है, नाभिक को उसके न्यूक्लियॉन्स में तोड़ने के लिए बंधन ऊर्जा दी जाती है। बंधन ऊर्जा क्या होती है कि जो आपके बंधन ऊर्जा होती है वो डेल्टा एम इंटू 901, तो डेल्टा एम, यहाँ मैं लिख देता हूँ, डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये क्या होती है? बंधन ऊर्जा। ठीक है, अब टोटल कितनी हो जाएगी इसके लिए? वैसे ड्यूटेरियम के लिए कितनी दे रखी है आपको? 1.115। कितनी दे रखी है? 1.115 प्रति न्यूक्लियन की बात हो रही है। तो ड्यूटेरियम के लिए कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 1 करेंगे तो कितनी हो जाएगी आपके पास? 2.230। कितनी हो जाएगी? 2.230। अब जब आपके पास जैसे डेल्टा एम का मान, ये पूरी नाभिक के लिए पूरी कितनी दे रखी है? डेल्टा एम इंटू 931 ये है। तो डेल्टा एम है, इसी का मान ज्ञात करना है आपको, द्रव्यमान क्षति को, और इसी का मान किसके बराबर दे रखा है? 2.23 के बराबर। तो 2.230 में किसका भाग जाएगा? 931 का। कितनी आ जाएगी आपके पास? 0.0023, यानी कि बी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। तो बीटा रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कैसे होता है? ये होता है नाभिक में न्यूट्रॉन के क्षय से। किससे होता है? नाभिक में अगर न्यूट्रॉन का क्षय होएगा तो बीटा रेडिएशन में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन उत्पन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 3Li7 को, यानी कि लिथियम को किसी कण से टक्कर दी जाती है तो 2 अल्फा कण उत्पन्न होते हैं। टकराने वाला कण क्या होगा? तो 93 की बात हो रही है। टकराने वाला कण किससे टकराएंगे? तो ये आएगा आपके प्रोटॉन। क्या होएगा? प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्धतरंगदृष्टकारी 50 हर्ट्ज मुख्य आवर्ती पर कार्य कर रहा है, इसके रिपल की मूल आवर्ती क्या होगी? तो ये हाल्फ वेव रेक्टिफायर की बात हो रही है, तो आउटपुट भी क्या होगा? सेम होती है वो। कितना हो जाएगा आपके? 50। जितनी मुख्य आवर्ती जी होगी हाल्फ वेव में, उतनी रिपल की आवर्ती होगी। कितनी हो जाएगी? 50 हर्ट्ज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम और शुद्ध सिलिकॉन है। तो परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम और शुद्ध सिलिकॉन क्या होंगे? तो ये होंगे आपके आदर्श अचालक। क्या होंगे? आदर्श अचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में लॉजिक गेट दर्शाता है। तो ये लॉजिक गेट क्या दर्शाएंगे आपके पास? ये दर्शाएंगे आपके एक्सोर गेट। क्या और क्या दर्शाएंगे आपके पास? ये और गेट। क्या दर्शाएंगे? और गेट। कैसे? और का मतलब होता है ए प्लस बी। क्या होता है? ए प्लस बी। क्या होता है? ए प्लस बी। एंड का मतलब होता है, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और का मतलब होता है ए प्लस बी। ठीक है, एंड का मतलब होता है ए इंटू बी, ऐसे लिख लो। ठीक है, नोट का मतलब होता है आपके ए बार। ठीक है, तो आपके और गेट कैसे दर्शाएगा? ये और गेट दर्शाएगा आपके। कैसे दर्शाएगा? और गेट पहले आएगा ए प्लस बी। ठीक है, ये ए प्लस बी आएगा। ठीक है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? बार, क्योंकि ठीक है, फिर आपके वापस यहाँ पे आउटपुट क्या जाएगा? ए प्लस बी। क्या जाएगा? ए प्लस बी। अब ए प्लस बी इसमें दोनों में से जाएगा और फिर उसका क्या बन जाएगा? अलग अलग ए प्लस बी। क्या जाएगा? और गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमें 97 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, दरवाजों में हैंडल, ये थोड़ा इंग्लिश है, आप ऊपर पढ़ लेना। दरवाजों में हैंडल दरवाजे के कब्जों से अधिक दूरी पर बाहरी किनारे पर लगाए जाते हैं। तो हैंडल दूर क्यों लगाए जाते हैं? ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। क्यों लगाए जाते हैं? तो ये होएगा दरवाजों के आसानी से खोलने के लिए, अधिकतम बलागुण लगाने के लिए। तो ज़्यादा बलागुण लगाने के लिए क्या क्या लगाया जाता है? हैंडल। दरवाजों को जहाँ से एक साइड दरवाज़ा लगाया जाता है तो दूसरी दूर हैंडल दूसरी दूर की ओर लगाया जाता है बलागुण के लिए। फिर अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले इसको पढ़ सकते हैं। दो कणों के निकाय की अवधारणा कीजिए जिसमें एक कण का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का m2 है। यदि प्रथम कण का द्रव्यमान केंद्र की तरफ है तो d दूरी खिसकाया जाए तो दूसरे कण को कितनी दूरी से खिसकाना पड़ेगा जिससे निकाय का द्रव्यमान केंद्र अपवर्तित रहे? तो इसमें आएगा आपके डी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आएगा? डी ऑप्शन। कैसे आएगा? पहले आपके लिए जैसे अपन इसकी बात करते हैं अगर द्रव्यमान केंद्र की, तो एक सेंटर ऑफ मास होगा एक कण के लिए, वह m1x1, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ m1x1 प्लस m2x2। ठीक है,
फिर ऐसे ही m1 प्लस m2 ऐसे होगा। और ऐसे ही फिर अगर दूसरी तरफ बात करेंगे तो अगर इसको थोड़ा बहुत खिसका दिया हमने, फिर क्या हो जाएगा m1 डेल्टा x1 मान ले खिसका दिया, प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ऐसे दो दो वो बन जाएंगे, और उनको अगर हम माइनस करेंगे दूसरे से तो m1 अपॉन m2, और वो एक डिस्टेंस आएगी दूसरी, तो क्या हो जाएगा आपके पास डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 99 वाला क्वेश्चन है, तो ये है आपके एक वर्ताकार चकती जिसकी त्रिज्या 0.5 मीटर है और द्रव्यमान 25 किलोग्राम है और अपनी दूरी पर 120 चक्कर प्रति मिनट की रफ्तार से घूर्णन कर रही है, तो चकती का जड़त्व आघूर्ण बताना है। तो आपके जड़त्व आघूर्ण की बात हो रही है, तो जड़त्व आघूर्ण बता सकते हैं हम कितना होता है। जड़त्व आघूर्ण चकती का होता है 1/2 mr²। क्या होता है? 1/2 mr²। इसमें मान रख दो, m का मान 25, r का 0.5, कितना हो जाएगा? बी ऑप्शन 3.125। 100वां क्वेश्चन, किसी गैस के दो नमूने ए व बी प्रारंभ में एक ही तापक्रम पर दाब पर है, उन्हें संपीड़ित कर उनका आयतन V से V2 कर दिया। ए को समतापी करके तरीके से बी को रुद्रक्षम तरीके से संपीड़ित किया गया, तो ए का अंतिम दाब कितना होगा? अंतिम दाब की बात कर रहे हैं ए का, तो कितना होगा ए का अंतिम दाब? तो ये होगा आपके बी से कम। कितना होगा? बी से कम। अब कैसे होगा कम? कि जब हम समतापी प्रक्रम की बात करते हैं तो P1 क्या होता है कि आपके P व्युत्क्रमानुपाती होता है V के। बोयल का नियम होता है ना, P क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है V के। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो V तो क्या हो जाएगा आपके पास? P व्युत्क्रमानुपाती मतलब P बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाएंगे तो आयतन घट जाएगा। ठीक है, तो यह आपके ऐसे करेंगे तो आपके P1 हो जाएगा, V1 हो जाएगा, P2 हो जाएगा, V2 हो जाएगा। इसमें मान रखेंगे तो P2 का मान आपके पास क्या जाएगा? 2P1। अगर ये V से और V2 का मान रखेंगे तो P2 का मान, नया P का मान क्या जाएगा? पहले का दुगना आ जाएगा। सही बात है। ठीक है, अब अगर हम यही प्रक्रिया रुद्रक्षम प्रक्रिया में करेंगे तो हम जानते हैं कि रुद्रक्षम प्रक्रिया में क्या होता है। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आप वीडियो वापस देख सकते हैं कि रुद्रक्षम प्रक्रिया में होता है पीवी होता है ना, पीवी उसकी पावर आर, और फिर वो होता है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। तो P1 V1 इसमें भी क्या हो जाएगा? P2 V2। क्या हो जाएगा? P1 V1 बराबर P2 V2। तो वही P2 बराबर यहाँ भी 2RP हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेकिन ये थोड़ा सा B से कम दिखेगा। सही है, अतः B का अंतिम दबाव A से अधिक होगा, ये ध्यान रख लेना। B का अंतिम दबाव क्या होगा? ए से, तो ए का अंतिम दबाव क्या होगा? बी से कम। सही है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने 100वां क्वेश्चन किया है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट 101वें क्वेश्चन पर। यह है 101वां क्वेश्चन, जब किसी गैस पर 20 जूल कार्य किया जाता है तो 40 जूल उष्मा ऊर्जा उत्सर्जित होती है। यदि गैस का प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा 70 जूल थी तो उसकी अंतिम आंतरिक ऊर्जा क्या होगी? तो ये आपके ऊर्जा के लिए ऊर्जा के नियम पर आधारित है। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ कि आपने कभी सुना होगा, डेल्टा यू बराबर NCV डेल्टा टी। ये फॉर्मूला है, डेल्टा यू बराबर NCV डेल्टा टी। इसमें डेल्टा यू क्या होगी? आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। एन क्या होगा? मोल्स की संख्या। सीवी क्या होती है? स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा होती है ना, उसको कहते हैं सीवी। ठीक है, और डेल्टा टी होता है आपके तापमान में डिफरेंस यानी कि वृद्धि। अब इसमें आपको डेल्टा यू है, इसको आपको निकालना है पहले। कैसे निकलेगा? ये आपको दे रखा है यहाँ पे, डेल्टा यू निकलता है आपके, ये निकलता है क्यू माइनस डब्ल्यू से। किससे निकलता है? क्यू माइनस डब्ल्यू। क्यू क्या होता है भाई? क्यू क्या होता है आपके? क्यू होती है आपके ऊष्मा। क्या होती है? ऊष्मा। ठीक है, और डब्ल्यू क्या होता है आपके? वर्क। ठीक है, क्यू क्या होती है? ऊष्मा, और डब्ल्यू क्या होता है? इससे आप डेल्टा यू ज्ञात कर सकते हैं। डेल्टा यू का फिर आप यहाँ रख देंगे, डेल्टा यू को यहाँ रखेंगे तो फिर आपके इसमें क्या आ जाएगी? फाइनली क्या आ जाएगी इसमें आपके पास? आंतरिक ऊर्जा। तो -40 + 20 कितनी आ जाएगी? -20। ठीक है, अब -20 है, इसका मान आप वो अपन जानते हैं कि आपके पास ये
तो शुरू की तो क्या थी आपकी, प्रारंभिक कितनी थी 70, और लास्ट की क्या आ गई -20। तो 70 में से -20 करेंगे तो कितनी आ जाएगी 50। क्या आ जाएगी आपके ऑप्शन बी, क्या आ जाएगा 50 जूल। आंसर क्या आ जाएगा 50 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श ऊष्मा इंजन में कोनोट प्रथम एक टेम्परेचर 227 डिग्री सेंटीग्रेड और 127 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच निष्पादित होता है। उच्च ताप पर यह 10 की पावर 4 जूल ऊष्मा अवशोषित करता है। ऊष्मा की मात्रा जो कार्य में परिवर्तित होगी, तो इसको बताना है आपको कितनी होगी। तो कार्नोट इंजन की दक्षता कैसे काम करती है उसके लिए फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको। इसके लिए एक फॉर्मूला होगा, कार्नोट इंजन की दक्षता होती है कार्य बटा प्रति चक्र अवशोषित ऊर्जा। तो ये होती है ईटा, मान लेते हैं ईटा बराबर क्या होता है 1 - T2 अपॉन T1। और इसी का मान होता है आपके Q1 - Q2 अपॉन Q1। ठीक है, ईटा बराबर क्या होता है, कार्नोट इंजन की दक्षता ईटा बराबर होता है 1 - T2 अपॉन T1। ठीक है, या फिर इसके बराबर होता है Q1 - Q2 अपॉन Q1। ये है। अब अगर इसी के आधार पर अगर फॉर्मूला अपन सेट करेंगे तो T1 T2 के आधार पर करेंगे। ठीक है, तो अपन इसको लिख देते हैं। अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, ईटा को लिख देंगे अपन डायरेक्टली W बटा Q लिख देंगे ना भाई, Q1 - Q2 को W लिख देंगे। तो अब इसके बराबर, तो इसको अपन इससे और इससे ये फॉर्मूले से अपन काई का मान ज्ञात करवा रहा है, ये कार्य ऊष्मा का। तो किसका मान आ जाएगा इससे अपने पास, W का। किसका मान आ जाएगा W का। तो W का फाइनली आपके पास आ जाएगा 2000 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समान ताप के बीच कार्य करने वाले सभी उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन की दक्षताएं। 103वां क्वेश्चन, क्या होती है समान तापों के बीच कार्य करने वालों के उत्क्रमणीय इंजन क्या होती है, बराबर। क्या होती है, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल आवर्त गति में किस विस्थापन पर गतिज ऊर्जा तथा स्थित ऊर्जा समान होगी। किस पर होगी, प्लस माइनस पहले वाले ऑप्शन पे होगी। किस पर होगी, सरल आवर्त गति में x बराबर +- a/√2। ठीक है, सरल आवर्त गति में गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a² - x²। ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा झूले पे झूल रहा है। ठीक है, झूलने दो। उसकी ज़मीन से निम्नतम अधिकतम ऊंचाई क्रमशः 0.75 मीटर में 2 मीटर है। उसकी अधिकतम चाल क्या होगी। अधिकतम चाल के लिए फॉर्मूला होता है आपके v बराबर √2g h2 - h1। ठीक है, क्या होएगा, v बराबर √2g h2 - h1। इसमें g का मान आप क्या रखेंगे 10, h2 - n1 कितना आ जाएगा, 2 में से 0.75 घटा देंगे तो आपके पास फाइनल आ जाएगा √25 यानी कि 5 मीटर। कितनी आ जाएगी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 106वें पे चलते हैं हम। स्प्रिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 5 किलो कॉलर की बात हो रही है। एक 5 किलोग्राम का गट्टा मतलब कॉलर का स्प्रिंग, जिसका स्प्रिंग नियतांक 500 न्यूटन मीटर इनवर्स है से जोड़ा गया है। यह एक समतल क्षैतिज सतह पर बिना घर्षण के गति करता है, जैसा चित्र में दर्शाया गया। इस गट्टे को संतुलित अवस्था से 10 सेंटीमीटर विस्थापित करना है। तो आपके गट्टे का दोलनकार, तो इस दोलनकार के लिए मैं बता देता हूँ आपको। फॉर्मूला होता है T बराबर 2π√m/k। क्या होता है, T बराबर 2π√m/k। 2π का मान तो अपन रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन m का मतलब कितना है, m मतलब द्रव्यमान, 5 k का मतलब 500 दिया हुआ है स्प्रिंग नियता। कितना आ जाएगा 0.628, डी ऑप्शन। गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल के वर्ग के स्क्वायर गैस के परम ताप के सही संबंधित बताना है। ध्वनि की चाल और ताप के बीच संबंध बताना है आपको 107वें में। तो क्या संबंध आएगा आपको ये बताना है। ये मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ये आपके क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपके बी ऑप्शन। क्या आ जाएगा कि ध्वनि की चाल ये ऐसे है, इसके √t के तो समानुपाती होती है। ठीक है, या फिर t सीधे समानुपाती होता है v² के, ऐसे भी कह सकते हैं। तो v
केवल ये पहला ऑप्शन बी ऑप्शन आ जाएगा, तो सीधी रेखा। एक ध्वनि स्रोत का वेग जब एक स्थिर प्रेक्षक की ध्वनि की आवृत्ति की दुगुनी महसूस हो तो ध्वनि का वेग दिया हुआ है, तो ध्वनि स्रोत का वेग बताना है आपको। ध्वनि स्रोत का वेग कितना होगा, सेम होगा। कितना होगा, सेम। दुगुनी आवृत्ति मिल रही है, दुगुनी मिल रही है तो 330 की होगी जब भी आ रही है, क्या आ जाएगा आपके 108 में फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो एक समान नलियों ए व बी में नली ए के दोनों सिरे खुले हैं व नली बी का एक सिरा बंद है, तो नलियों ए व बी के मूल आवर्तियों का अनुपात कितना होगा। कितना होगा, 2:1। कितना होगा, 2:1 होगा। कैसे होगा कि नली होगी जो ए और बी, वो हमेशा आवर्ती का अनुपात है, आवर्तियों का अनुपात क्या होगा, तो वो होती है अपने F1/F2 के व्युत्क्रमानुपाती। क्या होगी, F1/F2 के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये होती है V/12 और ये है V/4L। तो ये तो 12 की बात हो रही है, वो 4L की, तो 2:1 में आ जाएगी ये। ठीक है, फिर अपन आते हैं 110वें क्वेश्चन पे। एक आवेश Q का एक घन में परिबद्ध है, उसके एक फ्लक्स से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो एक विद्युत फ्लक्स कैसे आगे निकालते हैं, विद्युत फ्लक्स के लिए Q बराबर Q/एप्सिलॉन। क्या आ जाएगा आपके ऑप्शन इसमें, तो इसमें आ जाएगा आपके पास, जब एक की बात हो रही है तो फ्लक्स से गुजरने वाले एक आवेश का एक घन फ्लक्स है, तो पूरे के लिए ये हो जाता है, तो एक फ्लक्स के लिए 6 का भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा बी ऑप्शन, Q/6F9। 3 आवेश प्लस 4 Q, ये है 4 + 4 Q। क्यों एक एल लंबाई की सीधी रेखा पर है, लंबाई भी दे रखी है इनकी। Q का मान क्या होना चाहिए कि Q पर लगने वाले परिणामी बल शून्य हो। परिणामी बल शून्य करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेट फोर्स 0। तीनों के लिए अलग अलग आपको एक्शन रिएक्शन फोर्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं पहले के लिए निकाल देता हूँ, F क्या हो जाएगा कि F(K)Q/L²। ठीक है, प्लस फिर हो जाएगा Q4Q/L²। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा, योग परिणामी बल दोनों का क्या हो जाएगा, शून्य। इसको अगर 0 के बराबर करेंगे, Q का मान आपने क्या जाएगा, -Q के बार बड़ा Q बराबर क्या जाएगा, -Q। तो ऑप्शन क्या जाएगा, फर्स्ट। एक आवेशित तल की बूंद का वॉल्यूम दे रखा है, लटकी हुई है, वह नीचे गिरती है और नहीं ऊपर उड़ती है। तो तेल की बूंद पर आवेश भी दे रखा है, बूंद का द्रव्यमान दे रखा है, जी भी दे रखा है, तो क्या आएगा, इसके लिए क्या करेंगे हम, इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग होगा 112वां क्वेश्चन। Q बराबर क्या करेंगे, इसको mg के बराबर कर देंगे। Q बराबर mg क्या करेंगे, Q बराबर mg। तो अपन को E का मान कितना दे रखा है, 3 × 10⁴। ठीक है, m का मान 9.9 × 10⁻⁻15 दे रखा है। ठीक है, g का मान 10 दे रखा है, तो Q का मान निकालना है, तो Q का मान निकालेंगे तो mg/E। ठीक है, Q का मान आ जाएगा, कितने आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा 3.3 × 10⁻18। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिपथ दिया हुआ है 113 में, इसके परिपथ एवं बीच के बीच में आपको प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो आपको इसको मान लें, इसको हटा देना है, बिल्कुल इसको हटा देना है। तो आप ये फिर क्या हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा आपके समांतर श्रेणी में, तो ये हो जाएंगे 10 से प्लस 10 से और 10 से प्लस 10। ठीक है, दोनों श्रेणी में जाके फिर समांतर में आ जाएंगे, 10 + 10 10 + 10 यानी कि 20 ऊपर और 20 नीचे। ठीक है, 2 हो जाएंगे। अब इनको समांतर श्रेणी में जोड़ोगे क्या हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/20। ठीक है, तो क्या होगा, 2/20 यानी कि 10। क्या हो जाएगा ऑप्शन ये। ठीक है, फिर हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 114वें क्वेश्चन पर। एक विभवमापी तार को एक सतत वोल्टेज 3 वोल्ट लगाया जाता है, तो 1.08 वोल्टेज विद्युत भाग बल वाला सेल 216 सेंटीमीटर की लंबाई पर विभवांतर से संतुलित होता है, तो विभवमापी तार की कुल लंबाई कितनी होगी। तो 114 की बात हो रही है, तो ये क्या होती है, इनका नियम होता है, ये ऐसे संबंधित होती है, E1/E2 बराबर L1/L2। इसमें ये सूत्र लगेगा, E1 का मान 3, E2 का मान 1.08, L1 का मान नहीं दिया, L2 का मान 216 दे दिया। तो L1 का मान ज्ञात करना है,
कर लेंगे आसानी से। क्या आएगा आपके पास 600। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हमें तांबे के तार का उपयोग विभवमापी तार के रूप में कर सकते हैं? सही विकल्प बताओ। सी आएगा इसमें आपके ऑप्शन। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? क्योंकि हमें प्रतिरोधक कम होती है, प्रतिरोधक का ताप गुणांक भौतिक हो जाता है, इसलिए नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवमापी वोल्टमीटर की तुलना में विभवांतर अधिक शुद्धता से नापता है, क्यों? तो 116वां क्वेश्चन की बात हो रही है, क्यों नापता है ये? तो ये नापता है आपके डी ऑप्शन आएगा, यह बाहरी पथ से धारा नहीं लेता, इसलिए विभवमापी वोल्टमीटर की तुलना में विभवांतर शुद्धता से नापता है। ठीक है, क्या आ जाएगा? बाहरी पथ से धारा नहीं लेता। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में यदि पीले प्रकाश के एक वर्णीय स्रोत को एक लाल प्रकाश वाले में बदल दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या फर्क पड़ जाएगा? तो वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आते हैं फिर 118वें क्वेश्चन पर। फिर आपके बॉयल का नियम की बात हो रही है 118वें क्वेश्चन में। बॉयल का नियम क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट पी क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती 1/a। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों के गतिज ऊर्जा सिद्धांत के शब्द में कौन सा सही नहीं है? इनमें से गतिज ऊर्जा की बात हो रही है, तो कौन सा सही नहीं है? यह अणुओं के मध्य टक्कर पर होने वाली ऊर्जा की हानि होती है? नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होती है? पृष्ठ तनाव की इकाई होती है आपके न्यूटन मीटर इनवर्स। क्या होती है? क्योंकि पृष्ठ तनाव को क्या कहते हैं? बल बटा लंबाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल बटा क्षेत्रफल भी कहते हैं। 121, द्रव के प्रवाह के आंतरिक प्रतिरोध को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्यानता कहते हैं। क्या कहते हैं? श्यानता। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 122वें पे। वर्षा की बूंदें गोलाकार आकृति की होती है, क्यों? क्या कारण है भाई? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होती है। क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे के ताप पर सोडियम वह काय एक केंद्रीय घनजालक में क्रिस्टलीकृत होता है जिसके किनारे की लंबाई दे रखी है 4.24 एंगस्ट्रॉन। सोडियम का सैद्धांतिक घनत्व कैसे निकालेंगे? तो सैद्धांतिक घनत्व निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जेड बटा एन नोट। ठीक है, जेड बटा एन नोट प्लस एम अपॉन वी, प्लस नहीं इंटू, जेड अपॉन एन नोट इंटू इसको बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलेंगे? डेंसिटी। जेड अपॉन एन नोट प्लस एम अपॉन वी की बात हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ये इसमें जेड का मान सोडियम के लिए कितना होता है? 23। एम कितना होगा? सॉरी, जेड का मान कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, एम का मान कितना हो जाएगा? 23। एन नोट जानते ही हैं 6.023 इंटू 10⁻23। और आपके पास वॉल्यूम दे रखा है, कितना है वॉल्यूम? वॉल्यूम कितना दे रखा है? 4.24 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन यानी 10⁻−8। और वॉल्यूम इसका, यह आपके किनारे की लंबाई दे रखी है, तो घनाकार जालक होता है तो इसका क्यूब कर लेंगे 4.24 इंटू 10⁻−8 क्यूब। ठीक है, तो ये सैद्धांतिक घनत्व आ जाएगा, कितना आएगा? फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आपके 1.002। किस तरह की त्रुटि में उत्तराकांक्षी स्थान में धनायन की उपस्थिति होती है? तो ये हो जाएगी आपके फ्रैंकल त्रुटि। कौन सी हो जाएगी? फ्रैंकल त्रुटि में धनायन की उपस्थिति होती है। सबसे छोटा आयन अपनी जालक स्थिति से एक अंतरालीय क्षेत्र आगे विस्थापित हो जाता है, उसको फ्रैंकल त्रुटि कहते हैं। शॉटकी त्रुटि, जब विपरीत रूप से आवेशित आयन रिक्त स्थान बनाते हुए उनके जालक के क्षेत्र बनाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? शॉटक की त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्रिस्टल में सोडियम आयन की समन्वय संख्या कितनी है? यहाँ पे 6 होती है। कितनी होती है? 6 क्लोराइडों से घिरा रहता है। सॉरी, 1 क्लोराइड 6 सोडियम से घिरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्थिति आदर्श विलयन के लिए सही नहीं है? तो कौन सी सही नहीं है? ये होगा आपके विलय का आयनीकरण कम होना चाहिए, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है? पीवी बराबर एनआरटी। चार्ल्स के नियम के अनुसार वॉल्यूम सीधे समानुपाती होता है तापमान के। बॉयल के नियम के अनुसार दाब व्युत्क्रमानुपाती होता है आपके आयतन के। और आवागाद्रो संख्या वो सीधे समानुपाती होती है वॉल्यूम के। गैलुसेफ के नियम के अनुसार दाब सीधे समानुपाती होता है टेम्परेचर के। तो इसके अनुसार से हमें क्या मिलता है? पीवी बराबर एन आर टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो विलय का आयनीकरण कम होना चाहिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर
127वां क्वेश्चन। ये 1 मोल NaCl के 100 ग्राम जल में जलयुक्त विलयन में NaCl का मोल भिन्न है। तो कितना मोल भिन्न हो गया? तो मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? दिया गया द्रव्यमान बटा मोल दर द्रव्यमान। तो कितना हो जाएगा? 1000 में भाग कितने का देंगे? 18 का। कितने का देंगे? 1000 में भाग 18 का कितना जाएगा? 55.55। ये तो हो जाएगा आपके NaCl का। H2O के मोल कितने हो जाएंगे? H2O के मोल। अब टोटल निकालने हैं अपन को जलयुक्त विलयन में। जलयुक्त में क्या हो जाएगा? 55.55 में 1 मोल NaCl का बटा 1 कितना हो जाएगा? अगर इसमें 1 में 55.5 को जोड़ के 1 जोड़ेंगे तो 1 बटा 56.5 हो जाएंगे। तो उसमें 1 में 56.5 करेंगे कितना हो जाएगा? 0.017। तो क्या आ जाएगा? ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। राउल्ट के नियम अनुसार एक विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है। तो कितना होता है? ये हो जाएगा आपके विलय के मोल के भिन्न के बराबर। कितना होता है? विलय मोल के भिन्न के बराबर। राउल्ट के नियम ये इंपॉर्टेंट है। आपेक्षिक अवनमन वाष्प दाब किसके समानुपाती होता है? विलय के मोल के बराबर। तो इसके लिए हम ये अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 ml 0.1 m विलयन बनाने के लिए NaOH के कितने ग्राम की आवश्यकता होगी? 129वां नंबर का क्वेश्चन है ये अपने। तो कितने ग्राम NaOH की जरूरत होगी? अब यह मोलरता की बात हो रही है। किसकी? मोलरता की। तो मोलरता क्या होती है? विलय के मोल बटा 1 लीटर विलयन के आयतन। क्या होती है? विलय के मोल बटा 1 लीटर विलयन का आयतन। ये क्या होती है? आपके मोलरता। ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को कि भाई हमारे पास जब 1 लीटर में 0.1 संख्या है मोलों की, 0.1 m विलयन है, तो 250 ml के लिए कितना होगी? 1/4 मोलरता हो जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1/4। जब 1/4 को हम 0.1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.025। तो NaOH के मोल कितने आ जाएंगे हमारे पास? 0.025। कितने आ जाएंगे? 0.0 सॉरी 1 0 आएगा, 0.025 हो जाएंगे। ठीक है। अब आपको NaOH मोल निकालने हैं। तो मोल बराबर क्या होता है? NaOH का द्रव्यमान बटा NaOH का मोल द्रव्यमान। तो NaOH का यहाँ पे मोल तो कितने हैं अपने पास? 0.025 बराबर द्रव्यमान कितना है ज्ञात करना है। ठीक है। आयतन कितना है? 39.997। ये होता है आपके आयतन। क्या मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 39.997। यह होता है आपके NaOH का मोलर द्रव्यमान। तो NaOH का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 0.025 इंटू 39.997। ठीक है। इसको गुणा कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो द्रव्यमान का मान आ जाएगा। कितना आएगा? लगभग 1 ग्राम के समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइपोक्लोरस अम्ल की बात हो रही है और प्रोपाइन की योगात्मक अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद क्या होगा? जब इन दोनों की अभिक्रिया करेंगे हाइपोक्लोरस अम्ल और प्रोपाइन की, तो क्या अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद क्या होगा? तो ये बनेगा आपके 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन। क्या बनेगा? 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए यौगिकों को उनके घटते हुए अम्लीय सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित करना है। ये 3 यौगिक है आपके पास। तो इनमें कौन से घटते हुए क्रम में बनाना है? तो ये आपके फर्स्ट डायरेक्टली बन जाएंगे अम्लीय क्रम में। कैसे बनेंगे? ये आ जाएगा आपके बी ऑप्शन हो जाएगा, घटता हुआ क्रम डायरेक्ट। HNO2 का HNO2 से कम होता है CH4 का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि अम्लीयता सीधे समानुपाती होती है विद्युत ऋणात्मकता के। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर जाते हैं हम 131वें क्वेश्चन पर। 132वें क्वेश्चन पर 132वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में अणुओं की अनुनाद संरचनाओं के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है आपको। ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है इनमें से? कि ये होगी आपके, इसमें हो जाएगा इन सभी की ऊर्जा लगभग समान होगी। ठीक है। क्या हो जाएगी? सॉरी ये नहीं होगा इसमें, ये हो जाएगा ये इनमें समान आबंधन होते हैं। इनमें अणुओं की व्यवस्था समान होती है, ऊर्जा समान होती है, इलेक्ट्रॉन तीनों चीज़ समान होते हैं। संतरित स्वरूपण और ग्रस्त समावयवता होती है ना। स्वरूपण संतरित और ग्रस्त दोनों में व्यवस्था समान होती है, ऊर्जा समान होती है, इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, लेकिन आबंध समान नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन। एथेन के संतरित स्वरूपण के विषय में सही कथन को सिलेक्ट करना है। ठीक है। किसमें करना है? एथेन वाले के लिए। तो ये हो जाएगा आपके
ग्रस्त रूपण से ज़्यादा स्थायी क्यों होते हैं? ज़्यादा स्थायी होते हैं ये ग्रस्त वाले से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं, निम्न में से सबसे कम अणुभार वाले एल्केन को खोजे। तो सबसे कम अणुभार वाले एल्केन कौन सा होगा इसमें? ये होगा आपके 2,2 डाइमेथिल प्रोपीन, क्योंकि इसमें जिसमें आपके कह रहे हैं कि चतुर्थ कार्बन, तो इसमें टर्सरी ये चतुष्क कार्बन होगा, इसमें तृतीय भी होगा, सेकेंडरी भी होगा और एक मैथिल कार्बन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति एथीन और एथाइन की तुलना में बेंजीन की कम क्रियाशीलता का कारण क्या है? कम क्रियाशीलता का क्या कारण है आपके? यह इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण। क्या है? इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 136वां क्वेश्चन, कुछ तत्वों CnPs के परमाणु आकार का सही क्रम क्या होगा? तो इनका परमाणु आकार क्या होता है? नीचे जाने पर बढ़ता है और दाएं से बाएं जाने पर घटता है। तो ये हो जाएगा आपके NCPS क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सॉरी, ये हो जाएगा आपके ए ऑप्शन हो जाएगा, NCSP। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त निम्न में से किसको व्यक्त करता है? 137वां क्वेश्चन है, आवर्त किसको बताता है? आपकी मुख्य क्वांटम संख्या को। किसको बताता है? मुख्य क्वांटम संख्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन उच्चतम इलेक्ट्रॉन नब्दी ऊर्जा वाला तत्व कौन सा होता है? ये होता है आपके क्लोरीन। कौन सा होता है? क्लोरीन। वैसे फ्लोरीन होना चाहिए लेकिन क्लोरीन होता है। ठीक है, आपको याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ तत्व HOFHCl के लिए विद्युत ऋणात्मकता का बढ़ता क्रम। विद्युत ऋणात्मकता बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है और ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। तो क्या हो जाएगा आपके? इसमें हो जाएगा HClOF। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, P4 में PP बंधों द्वारा निर्मित कक्षकों में पाई गुण का प्रतिशत है। तो 140वें में हो जाएगा आपके 75%। कितना है? P4 में 4 है, तो 4 पाई गुण कितने हो जाएंगे इसमें? 3। तो 3/4 गुणा 100 क्या हो जाएंगे? 75%। अंतरा एलोजन यौगिक जो द्विजलक संरचना में पाया जाता है वह है। तो अंतरा एलोजन यौगिक में क्या आएगा आपके? ICl3। क्या हो जाएगा? ICl3 में त्रिकोणीय द्विपक्षीय ज्यामिति। IClF3 में टी आकार की मंदक आकृति। BrF3 में त्रिकोणीय। ठीक है, और IF3 में त्रिकोणीय द्विध्रुवीय आकार। तो अंतरा एलोजन यौगिक में द्विलक संरचना किस में पाई जाएगी? ICl3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 142, मानव शरीर में जैविक क्रिया हेतु कौन सा पंप महत्वपूर्ण होता है? तो 142वें की बात हो रही है, इसमें पहला और तीसरा दोनों ऑप्शन आएंगे। ठीक है, पहला भी आएगा और तीसरा भी आएगा। कैल्शियम मैग्नीशियम पंप भी काम आता है। ठीक है, और Na+ और K+ पंप भी काम आता है। कैल्शियम मैग्नीशियम और Na+ और K+, ठीक है, दोनों पंप काम आते हैं। और K और Fe ये अग्निशमन में काम आता है। किस में आता है? अग्निशमन। ठीक है, पूर्ण वियोजित NH4Cl का वाष्प घनत्व क्या होगा? तो 143वें की बात हो रही है, क्या होगा इसमें? NH4Cl का आधा। क्या हो जाएगा? NH4Cl का आधा। BF3 की अम्लता निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर समझाई जा सकती है? लुईस अवधारणा पर। अम्लता किस पे समझाई जाएगी? लुईस अवधारणा पर। जल में अम्ल की कुछ मात्रा मिलाए जाने पर जल का आयनिक गुणनफल क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या जाएगा? सी ऑप्शन, उदासीनीकरण प्रक्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लीटर बफर विलयन में 0.01 m NH4Cl तथा 0.1 m NH4OH है। तो इसके लिए pKb का मान 5 है, तो इसकी pH कितनी होगी? तो हम देखते हैं कि POH क्या फॉर्मूला होता है? POH बराबर pKb प्लस log P अपॉन log R। ठीक है, अब इसमें आपके पास log P का मान कितना है? 1। कितना है? 1। और log R का मान कितना है? 10। ठीक है, pKb का मान कितना है? 5। POH का मान निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 4। 5 - 1, 5 - 1 कितना हो जाएगा? POH का मान कितना हो जाएगा? मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ। POH का मान कितना हो जाएगा?
5 माइनस 1 यानी कि 4। ठीक है, कितना जाएगा 4। तो 4 आ गया, POH का मान 4 आ गया, तो PH कितनी हो जाएगी, 14 में से 4 घटा देंगे कितनी हो जाएगी 10। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी विलयन की पीएच 5.2 है तो POH कितनी होगी। तो 14 में से 5.2 घटाएंगे तो कितनी आएगी 8.8। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन बफर विलयन के रूप में कार्य करता है। तो ये 148 में आ जाएगा आपके सी, CH3COOH और CH3COON, दोनों बफर विलयन का काम करते हैं। नेक्स्ट है, किन्हीं दो गैसों के मिश्रण का कुल दाब है कितना होता है। प्रत्येक गैस के आंशिक दाब का योग क्या जाएगा फर्स्ट, प्रत्येक गैस का आंशिक दाब का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श गैस समीकरण के PV बराबर nRT में से कौन सा R का गणितीय मान नहीं हो सकता। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन नहीं हो सकता ये। ठीक है, ये हो सकता है, तो डी वाला नहीं हो सकता क्योंकि वायुमंडल मोल इनवर्स के इनवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट, तो आपके ये सारे 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो वीडियो को दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।